अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पाकिस्तान सिस्टिक फाइब्रोसिस सपोर्ट नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से हमारा जिस टॉपिक पे सेशन है वो है अस्थमा एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, और इस पर बात करेंगे डॉक्टर अली अकबर, जिनकी शख्सियत सिस्टिक फाइब्रोसिस में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बर्मिंघम यूके में होते हैं और ऑन रिकॉर्ड और ऑफ रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा आपके खदमात हैं सीएफ के पेशेंट्स के लिए, जिसमें से एक जो है वो ये टीचिंग सेशंस हैं जो सीएफ फैमिलीज और पेरेंट्स और मेडिकल प्रोफेशन के लोगों के लिए भी बहुत सूदमंद हैं। तो अच्छा सॉरी आप लोग, दूसरा ये कि मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अगर कोई बैकग्राउंड नॉइसेस वगैरह हो तो उसके लिए माजरत, एक्चुअली मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो हमारा चलें जी डॉक्टर अली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो ये हमारी काफ़ी एक ब्रेक हो गई थी। लास्ट तकरीबन अप्रैल में हमने सेशन किया था और उसके बाद रमज़ान का महीना जो था हमने वो ब्रेक की और फिर ये प्रोलॉन्ग्ड ब्रेक होगी। तो 3 महीने के बाद जो है हमारी मुलाकात हो रही है। और हमारा सेशन पहला जो था ये जून 2020 में हुआ था, तो इट्स बीन ओवर अ ईयर और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 40 वीडियोस हमारी अपलोड हो चुकी हैं। और आज का जो सेशन सिस्टिक फाइब्रोसिस में आस्मा का है। आस्मा जो है ये काफ़ी कॉमन चीज़ है और फिर जब सिस्टिक फाइब्रोसिस में होता है तो पता नहीं चलता है कि ये सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से ऐसे सिम्टम्स आ रही हैं या कि आस्मा की वजह से है, और इसको कैसे हैंडल किया जाए। तो ये इसके बारे में आज का सेशन होगा। और इस सेशन में जाने से पहले जस्ट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मैं बता दूं कि मेरा किसी फार्मास्यूटिकल एजेंसी ड्रग कंपनी के साथ कोई ऐसा किसी किस्म का जो है लिंक नहीं है, क्योंकि कई दफ़ा होता है कि मेडिसिन जो है वो मेंशन की जाती हैं प्रेजेंटेशन में। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें मेरा कोई किसी किस्म कोई ज़ाती जो है वो मुफाद नहीं है। तो आज का सेशन जो आस्मा एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस है, मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने ये डिफाइन करना है कि आस्मा क्या चीज़ होती है और इसके साथ आस्मा के अंडरलाइंग मैकेनिज्म जो है ये कैसे लोगों को आस्मा होता है और इसके ट्रिगर्स वगैरह क्या कुछ होती हैं, और फिर आस्मा एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो कितना कुछ इश्यू है या प्रॉब्लम है और कैसे उसको हैंडल किया जा सकता है, और ट्रीटमेंट ऑफ आस्मा जो कि आस्मा का भी हो जाएगा और साथ सीएफ के भी थोड़ा सा वो जिक्र हो जाएगा। और इसके बाद एनी क्वेश्चंस। तो जब हमने ये सेशन शुरू में एडवर्टाइज किया था तो हमने इनवाइट किया था कि अगर कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ हमें बताएं। तो उस वक्त सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, तो वो मैंने इसी प्रेजेंटेशन में इंक्लूड कर दिया है। तो इस वक्त हमारे पास कोई वो क्वेश्चन नहीं है कि हम सेपरेट क्वेश्चन आंसर सेशन करें, लेकिन अगर ड्यूरिंग द सेशन कोई किसी किस्म के क्वेश्चंस आ गए तो हम फिर उन्हें देख लेंगे, और अगर ज़्यादा ना हुए तो एक ही प्रेजेंटेशन को एज ए सिंगल प्रेजेंटेशन यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देंगे। अगर क्वेश्चन ज़्यादा हुए तो फिर हो सकता है कि हम प्रेजेंटेशन को और क्वेश्चन एंड आंसर सेशन को स्प्लिट कर दें। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि कैसे चलता है ये सेशन। तो सबसे पहले कि आस्मा चीज़ है क्या, ये क्या बला है। तो जब हम देखते हैं कि ये ब्रिटिश थोरेसिक सोसाइटी का डेफिनेशन जो है आस्मा का, इसके डायग्नोसिस का, तो ये कहते हैं कि ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है, मेनली क्लिनिकल डायग्नोसिस है, और कोई ऐसा गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं है कि जब जो आप बच्चे के ऊपर कर सकें और कह दें कि ये 100% आस्मा है। तो इसकी पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटीज होती हैं कि क्या हो सकता है, पॉसिबल है कि आस्मा हो, या इसके लाइक्लीहुड ऑफ आस्मा होने के कितने चांसेस हैं या कितने नहीं है। तो ये लाइक्लीहुड्स हैं। तो ये कोई ऐसा टेस्ट नहीं है कि जिसके ऊपर जो रिलाई किया जा सके कि ये टेस्ट करेंगे तो 100% पता चल जाएगा कि बच्चे को आस्मा है या नहीं है। तो ये मेनली जो है ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है। और जब ये डेफिनेशन आप देखते हैं जो कि आज से 14-15 साल पहले जो है पब्लिश हुआ था, तो इसमें है कि आस्मा जो है ऑन इंसल्ट इज ससेप्टिबल पीपल के, जब कोई चीज के साथ लिंक होता है बंदे का, वो जिन लोगों को आस्मा होने के इम्कान है उनमें जो है ये इन्फॉर्मेशन वगैरह करते हैं, उनके एयरवेज को जो है वो टाइट कर देता है, जिसकी वजह से उन्हें रिकरेंट एपिसोड के वीजिंग वगैरह होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूल जाता है, और छाती टाइटनेस है, लंग्स ऐसे घुटने लगते हैं कि जैसे कोई सांस ले नहीं रहा है, और सब कफ आती है। तो ये चीजें जो है ये डेफिनेशन में पाई जाती हैं, जो कि मैं बाद में इनके ऊपर बहस करूंगा और डिस्कस करूंगा। तो जब हम आस्मा का देखते हैं तो मेनली फ्रॉम द क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि हम बच्चों को जब देखते हैं या पेरेंट्स को या बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है, मेनली खांसी होती है। और ये खांसी अमूमन जो है ये खुश्क किस्म की खांसी होती है, क्योंकि खांसी भी की भी कई किस्में होती हैं।
तो उसमें बार्किंग कफ होती है, उसमें वेट कफ होती है जो सिस्टिक फाइब्रोसिस के बच्चों को वैसे भी अमूमन होती रहती है, ड्राई कफ होती है, एंजाइटी की वजह से हो जाती है, हुपिंग कफ वगैरह की तरफ से हो जाता है, तो कई किस्म की कफ्स होती हैं। तो लेकिन ये जो है ना अमूमन जो है ड्राई कफ होती है जो कि दमा में पाई जाती है। इसके साथ ये बच्चों को वीजिंग होती है, और वीजिंग जो है ये नॉइज होती है जब बच्चा मेनली सांस बाहर लेता है, तो जो हमारी नालियां होती हैं सांस लेने की, उनके तंग होने की वजह से उनसे म्यूजिकल आवाज निकलती है, विस्लिंग नॉइज होती है। और ये विस्लिंग नॉइज तकरीबन इस तरह की होती है। तो ऐसी आवाज जब होती है तो इसका मतलब होता है कि कुछ एयरवेज में जो है वो तंगी आ रही है, जिसकी वजह से वहां से जब हवा गुजर रही है तो ये आवाज पैदा कर रही है। और जब ये स्वीर हो जाती है तो सांस अंदर लेते हुए भी और बाहर करते हुए दोनों तरह से ये आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, और साथ बच्चे को जो है वो शॉर्टनेस ब्रेथ हो जाती है, क्योंकि जो हवा होती है वो सही तरीका से अंदर बाहर नहीं जा रही होती है और ऑक्सीजन वगैरह नहीं हो रही है, तो बच्चा जो है उसका सांस फूल जाता है, बच्चा सांस तेजी से लेना शुरू कर देता है। और उसके साथ फिर ये टाइटनेस जो है चेस्ट की वो फील करता है कि जैसे कि सांस नहीं ले सकते, घुटन महसूस होती है। और उसके साथ कई बच्चे जो है वो छाती के ऊपर हाथ रख के फिर करते हैं कि ऐसे मुझे जैसे किसी ने जकड़ दिया है, ऐसे हो जाता है, या कहते हैं कि चेस्ट पेन होता है। तो पेन भी जो है एक कॉमन बच्चे सिम्टम जो है ना सिस्टिक फाइब्रोसिस में करते हैं, जो कि एक तो इनके डिस्क्रिप्शन ऑफ पेन जो है स्लाइटली डिफरेंट होती है, दूसरा बात का ये भी होता है कि जब बच्चे ब्रेथलेस होते हैं, सांस तेजी से लेते हैं, तो मसल ज्यादा एक्टिव होती हैं, तो उन्हें वाकई जो है वो मसल पेन, जैसे कि जब ज्यादा फासला चलने से लेग पेन वगैरह हो जाता है, तो इस तरह मसल पेन भी हो जाता है। तो ये मेन सिम्टम्स होते हैं अस्थमा के जिसकी वजह से ये होता है। लेकिन ये सिम्टम्स होने के साथ साथ फिर आसमा जो है वो कैसे, तो वही मैंने ये जो बॉक्स राइट हैंड साइड पे ऊपर दिया जो है ना ये सपोर्टिव इन्फॉर्मेशन, उसमें यह होता है कि दफा हम ब्लड टेस्ट कर लेते हैं जिसमें कि सिनोफिल काउंट होता है जो कि व्हाइट सेल काउंट का एक हिस्सा होता है, या ये इम्यूनोग्लोबुलिन IgE होता है, स्किन प्रिक टेस्टिंग होती है जो एलर्जी के हिसाब से किए जा सकते हैं, फिनो होती है जो कि एक्सपायर्ड फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, और इसके साथ ये लंग फंक्शन होता है, स्पायरोमेट्री होती है, या पीक फ्लो के हिसाब से किया जा सकता है। तो ऐसे टेस्ट जो है ये भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन इसमें से कोई एक सिंगल टेस्ट जो है वो ये डायग्नोज नहीं करता कि आस्मा है या नहीं है, बल्कि वो सपोर्ट करता है कि होने के इम्कान ज्यादा है। तो ये बेसिकली इम्कान के ऊपर है कि परसेंटेज लाइकलीहुड जो है इन टेस्ट की क्या है जो कि आस्मा पॉसिबली हो सकता है। तो आस्मा की एक और चीज है कि ये एक सिंगल चीज नहीं है, बल्कि ये एक सिंड्रोम है, और सिंड्रोम होता है कि जिसमें बहुत सारी चीजें जमा हो जाती हैं, और ये जो है हर एक का आस्मा जो है मुख्तलिफ होता है। तो ये कफ और खांसी वगैरह हो जाती है, लेकिन इसकी सिवेरिटी जो है वो मुख्तलिफ होगी, किसी के ट्रिगर्स वगैरह वो मुख्तलिफ होंगे, रिस्पॉन्स जो है दवाइयों की वो मुख्तलिफ होगी। और ये जो सिंड्रोम है इनके होने का इसमें यह है कि तकरीबन जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस में इस वक्त 2100 से ज्यादा जीन्स हैं जिसकी वजह से सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है, इस वक्त दमा के लिए भी ओवर 100 जीन्स हैं जो कि पाई जाती हैं, और ये जीन्स जो है आपस में इंटरेक्शन करती हैं या दूसरी जीन्स के साथ इंटरेक्ट करके इनके जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है वो मुख्तलिफ हो सकती है। तो इस लिहाज से ये जो फिनोटाइप होता है कि बच्चे के आस्मा के सिम्टम्स और बच्चे कैसे होते हैं वो जो है एक दूसरे से काफी मुख्तलिफ हो सकते हैं। और ये मैंने साथ रेफरेंसेस भी दिए हैं जो कि ये जीन्स वगैरह के हिसाब से बताते हैं कि ये जो है आपका जेनेटिक कंपोनेंट जो है ये काफी होता है, लेकिन ये मेजॉरिटी जरूरी नहीं है कि 100% लोगों में ये जीन्स जो है पाई जाए, कई में बगैर जीन्स के या जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री के भी आस्मा जो है वो पाया जाता है। तो ये क्वाइट कम्प्लेक्स डायग्नोसिस भी बन जाता है और इसका कंफर्म करना भी हो जाता है कि आप कैसे इसे करेंगे। तो इसी वजह से जैसे कि मैंने कहा कि 100 जीन्स हैं और हर एक रिस्पॉन्स डिफरेंट होती है, उनके फिनोटाइप के कैसे वो प्रेजेंट करते हैं वो मुख्तलिफ होती है। तो ये जो है आस्मा सिंड्रोम इसमें जो है ये बहुत सारे डिफरेंट जो है वर्ड्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, इनकी डिस्क्रिप्शन जो है दमा की। तो जैसे इंट्रिंसिक आस्मा है, एक्सट्रिंसिक है, एलर्जिक आस्मा है, नॉन एलर्जिक है, एडल्ट ऑनसेट है या इन्फेंटाइल है। तो ये कहीं ये वाटर इंड्यूस्ड वीज है या आस्मा है, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड है। तो ये डिफरेंट चीजें जो है ना ये डिफरेंट लेबल दिए जाते हैं, जिससे कि मेडिकल प्रोफेशन भी काफी कंफ्यूज हुआ होता है और जो मरीज होता है वो भी काफी। लेकिन कहीं ये डिस्क्रिप्शन जो है ये आपके अंडरलाइन कोज को जो है वो डिस्क्राइब करती हैं। तो
कई दफ़ा ये यूजफुल भी होता है, जैसे ऑक्यूपेशनल आस्मा है तो इसका होता है कि जो लोग काम कर रहे हैं और कहीं वहाँ डस्ट होती है मिसाल के ऊपर, वुड कटिंग वगैरह के हिसाब से होता है, और वुड का जो होता है बुरा होता है कहते हैं उसे, उसके इनहेलेशन से, या आटे के मिल्स में काम कर रहे हैं तो आटा का जो है वो किसी को एलर्जी हो जाती होगी है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं आस्मा की, डिफरेंट किस्म की, डिफरेंट ट्रिगर फैक्टर्स की, जिनकी वजह से सिम्टम्स दमा के हो जाते हैं। और जब बच्चों में लिया जाए तो इसके शुरू में ये होता है कि ये बच्चे जो हैं, ये जो वीजिंग होती है, ट्रांजिएंट अर्ली वीजर जिन्हें कहा जाता है, ये जो बच्चे जिनकी फ्लू वगैरह हुआ, अमूमन मेल जो है बच्चे वो इस उम्र में ज्यादा होते हैं जिनको वीजिंग, क्योंकि उनका एयरवेज फीमेल से तंग होता है। तो ये जो पहले सिम्टम्स फर्स्ट 3 इयर्स में आते हैं, ये बच्चे टेम्पररी होते हैं, ट्रांजिएंट होते हैं, तो ये तकरीबन 5-6 साल की उम्र में जाकर ये ठीक होना शुरू हो जाते हैं। एक होते हैं बच्चे जो कि ये शुरू में आते हैं और इनका सिम्टम बढ़ते जाते हैं, और ये उम्र ये होता है कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री भी होती है, इनके खुद भी जो है ये एटॉपिक स्टेटस होता है जिसमें आस्मा, एक्सिमा, हे फीवर और दूसरी जो है फूड एलर्जीज वगैरह वो पाई जाती हैं। और एक होता है कि जो थोड़ा सा लेट ऑनसेट में वो ऑन करते हैं, और ये भी कई दफा जो होता है बाद में ठीक हो जाती हैं। तो इससे वेरिएबल जो पिक्चर होती है इसमें आता है, जो अंडर 3 इयर्स आते हैं उनके चांसेस होते हैं कि दे विल ग्रो आउट ऑफ इट, जो दूसरे होते हैं वो कुछ ठीक हो जाते हैं और कुछ जो परसिस्टेंट रहते हैं। तो ये जो ज्यादा परसिस्टेंट रहते हैं उनमें ये IgE वगैरह जो होती है, जो कि एलर्जी का कंपोनेंट होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। तो ये भी जो है डिफरेंट किस्म के जो है ये रिस्पॉन्स करते हैं बच्चे जब करते हैं। तो इसका अंडरलाइंग मैकेनिज्म जो है वो क्या होता है कि आस्मा होता क्यों है। तो ये अब अगर हम इसी डेफिनेशन के ऊपर जाए जो पहले मैंने आपको दिखाया था, कि इसमें जो मेन चीज आती है कि ऑन इंसल्ट, उसका मतलब है कि कोई किसी किस्म का कोई ट्रिगर होगा, उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, उसमें स्मोकिंग भी हो सकती है, उसमें एक्सरसाइज भी हो सकता है, उसमें ये जो एलर्जी होती है लोगों को परफ्यूम वगैरह की एलर्जी हो सकती है, या हाउस डस्ट माइट की एलर्जी हो जाएगी, कोई ऐसी चीज होगी, तो वो इंसल्ट एक होती है। उसके बाद ये ससेप्टेबल पीपल्स को, जैसे मैं जेनेटिक्स का है कि जिनमें आस्मा, एक्सिमा, हे फीवर, ये फैमिली में जीन्स होती हैं, उनका होना जरूरी होता है, जिसकी वजह से ये इन्फॉर्मेशन होती है। और फिर उसके बाद जो फूड जो एयरवेज होती हैं, सांस लेने वाली नालियां होती हैं, वो तंग होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर जो है वो सिम्टम्स आते हैं। और ये सिम्टम्स जो है ये नॉर्मल लंग्स, जैसे कि ये ओपन ट्यूब्स हैं, उसके साथ ये नॉर्मल लाइनिंग है, तो उससे ये फिर जो ऐसा होता है कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जिनको इनके होने का, आस्मा होने के इम्कान ज्यादा हो, इन ट्रिगर्स की मौजूदगी में वो उनका एयरवेज जो है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, वो सेंसिटाइज हो जाते हैं, और ये जो नालियां होती हैं ये तंग होना शुरू हो जाती हैं, ये लाइनिंग एयरवेज की जो है मोटी हो जाती है, और इसमें ये एक्सेसिव म्यूकस, हमारे म्यूकस अमूमन प्रोड्यूस होता ही रहता है लंग्स में, लेकिन जब दमा की तकलीफ हो तो ज्यादा होता है। और लोगों ने देखा होगा सिस्टिक फाइब्रोसिस में जब इन्फेक्शन होता है तो ये म्यूकस की प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो है ना, एक तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है कि उनके लाइवलीहुड क्या है आस्मा के होने की, फिर ट्रिगर का होना जरूरी है, और उसके साथ जो है एयरवेज का सेंसिटाइजेशन या हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस एलिमेंट जो होता है वो आ जाता है, जिसकी वजह से फिर उनको ये सिम्टम्स आते हैं। और इन एक्सरसाइज ट्रिगर्स जो है, सॉरी, जो आस्मा ट्रिगर्स में है, इसमें ये काफी चीजें पाई जाती हैं, जो कि मैंने कुछ मेंशन भी किया, ये एक्सरसाइज है, ये पेट्स है, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, बजीज हैं, तो ये चीजें जो है इनके फेदर्स वगैरह के हिसाब से जो है वहाँ इनके हेयर होते हैं, उनसे इंसान सेंसिटिव हो जाता है। ये बग्स, कॉकरोचेज वगैरह हैं, दूसरी चीजें होती हैं, हाउस डस्ट माइट होती हैं, कहीं ये पौधे होते हैं जिसमें पोलन वगैरह होता है, उसमें आ जाता है, केमिकल फ्यूम्स वगैरह होते हैं, स्मोकिंग होती है, डीजल पार्टिकल्स होते हैं, जो हेयर स्प्रे होती है, बॉडी स्प्रेज होती हैं, उनमें केमिकल कहीं आ जाते हैं। उसके अलावा ये कोल्ड एयर, एनवायरमेंटल टेम्परेचर चेंजेस, तो ये सभी चीजें, स्मोकिंग वगैरह, ये सब आ जाती हैं। ऑन द लेफ्ट ये जो है ना, ये एंगर और स्ट्रेस, ये भी एक एलिमेंट है जो कि इमोशन से साथ होता है। और एयरवेज जो होती हैं उनका न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल होता है, नर्व्स आती हैं, ब्रेन से भी नर्व्स आती हैं जो कि उनके मसल्स को जो है कंट्रोल करती हैं, और ये इमोशन जो है उनके ऊपर जो वो काम करके उनको तंग कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो इन्फेक्शन भी हैं, हार्मोनल चेंजेस भी आती हैं, और ऑक्यूपेशनल चीजें वो भी आती हैं। तो ये सभी जो है ये ट्रिगर है, और हर एक बंदे का ट्रिगर एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हो सकते हैं और कई कॉमन भी होते हैं।
इसके अलावा वेदर की मैंने बात की है, और वेदर का क्वेश्चन किसने पूछा था कि ह्यूमिडिटी वेदर जो है उससे भी, तो ये डिफरेंट किस्म के वेदर जिसमें ह्यूमिडिटी भी होती है, हीट भी है, कोल्ड भी है, पोलन भी है, थंडरस्टॉर्म जो लाइटनिंग वगैरह आती है, तो यकदम मौसम का चेंज हो जाना, बारिश का आना, सर्दियों का आना, गर्मियों का आना, ये सभी चीजें जो है इससे आसमा के सिम्टम्स जो है वो तब्दील हो सकती हैं, ज्यादा वर्स भी हो सकती हैं, और इनके अंडरलाइन वजूहात जो हैं वो भी हो सकती हैं कि एयरवे जो सेंसिटिव होती हैं, तो जो आम कई लोगों को जो हाइपर रिस्पॉन्सिव नहीं होते हैं, सेंसिटिव जिनके एयरवेज नहीं होते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जिनकी ये चीजें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है और उनको सेंसिटाइजेशन हुई होती है, उनको इनकी वजह से एयरवेज जो है वो तंग हो जाती हैं और दमा की शिकायत होती है। तो ये सभी जितनी भी चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि हर एक को, लेकिन इनमें से हो सकता है किसी को ह्यूमिडिटी की वजह से हो, किसी को हीट की वजह से हो, तो ये चीजें जो है होती हैं। और ये अमूमन ऑब्जर्वेशन जो होती है फैमिलीज की, पेरेंट्स की या पेशेंट की अपनी होती है कि मैं उस हालात में उस जगह पे था, ये हुआ था, तो मुझे प्रॉब्लम हुई थी, तो फिर कोशिश करते हैं कि वो ऐसी चीजों को आइंदा अवॉइड किया जाए। इसके साथ वो मैंने इमोशनल का कहा, तो वो ये है नर्व्स एंड आस्मा। तो ये माइंड ओवर बॉडी का भी तल्लुक होता है कि ब्रेन जो है वो हमारे पूरे जिस्म को जो है कंट्रोल करता है, और जब हम किसी किस्म के स्ट्रेस में होते हैं उसी की वजह से भी यकीन दफा होता है कि लाफ्टर वगैरह भी होता है, डिप्रेस्ड होते हैं। तो इसमें एक तो ये होता है कि जिन लोगों को आस्मा है और ये डिप्रेशन वगैरह की, एंग्जाइटी की और दूसरी चीजें, तो वो कई दफा अपनी मेडिसिन भी नहीं लेते हैं, तो उनके एक मेडिसिन लेना जो है वो भी इश्यू बन जाता है इस सूरत में, जिसकी वजह से आस्मा कंट्रोल जो ठीक नहीं रहता। और दूसरा फिर इनकी ये मेंटल जो सिचुएशन होती है उसकी वजह से भी जो नर्व्स होती हैं वो एयरवेज को कंट्रोल करती हैं, और उनके आस्मा होने के चांसेस उन सूरतों में ज्यादा होते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ जब आस्मा की बात करती है तो अमूमन जो होता है ये सभी चीजें जो मैंने मेंशन की हैं, इवेंचुअली ये है कि ये यहाँ हमारा जो अपना इम्यून सिस्टम होता है उसको अफेक्ट करते हैं, और ये इम्यून सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और इसको जब ये ट्रिगर करती हैं तो उसके साथ जो है ये हाइपर रिस्पॉन्सिव के स्टिमुलेट हो जाती है एयरवेज, जिसकी वजह से जो म्यूकस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है या स्वेलिंग ऑफ एयरवेज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो नैरोइंग हो जाती है। और एयरवे रीमॉडलिंग ये होती है कि अगर इसे ठीक तरीका से ट्रीट ना किया जाए तो जो इन्फ्लेमेशन होती है उससे जो मसल्स वगैरह होते हैं वो फाइब्रोसिस वगैरह की तरह हो जाती है, और फिर ये डेफिनेट जो है नैरोइंग जो है एयरवेज की हो जाती है, जो कि इरिवर्सिबल कई दफा होता है कि ठीक नहीं हो पाते, और लॉन्ग टर्म बाद में एडल्ट लाइफ में भी ब्रीदिंग की इश्यू हो सकती है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी होता है कि अगर बचपन में ये कंडीशन पाई जाए तो उसका सही तरीका से इलाज किया जाए। मेंशनिंग ये कि इम्यून सिस्टम, तो ये जो मैंने जानबूझ के ये स्लाइड डाली है, ना मुझे खुद शायद इसकी पूरी समझ आएगी ना मैं आपको समझा सकूंगा, लेकिन ये बताने के लिए मैंने डाली है कि ये काफी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होते हैं। इसमें काफी जो है ये हमारे ये ट्रिगर्स के साथ साथ ये चीजें केमिकल्स इंटरनल हमारे लंग्स में होते हैं, ये काफी हो जाती हैं, और ये इंटरल्यूकन्स 25 एंड 33 एंड ऑल दोज जो है 4 एंड 5, ये सभी जो है ना एक दूसरे के ऊपर एक्ट करते हैं, और इन्हीं की वजह से जो है ये इन्फ्लेमेशन होती है, और फिर इन्हीं के साथ जो है जो मसल्स जो हैं वो टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से नालियां जो है वो नैरो हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो ये काफी जो है ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, लेकिन इसको समझने के लिए भी जरूरी है कि हमें समझे, क्योंकि आजकल मेडिसिन को जैसे आ रही है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में है कि स्पेशल म्यूटेशंस के लिए कई मेडिसिन आ रही हैं, तो इसी तरह स्पेशल ये जो इंटरल्यूकन्स वगैरह हैं या केमिकल्स हैं इनको सप्रेस करने के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन दमा के लिए भी आ रही हैं, कि जिसकी वजह से जिन लोगों को सीवियर किस्म का आस्मा होता है उसका इलाज किया जा सके। तो इस मैकेनिज्म ऑफ आस्मा में पहले तो हमने बताया था कि इम्यून सिस्टम ही होता है, तो फिर ये हाइपर रिस्पॉन्सिव एयरवेज वगैरह के हिसाब से ये जो मैंने पहले भी डायग्राम आपको बताया था, फिर नॉर्मल से ये फिर तंग और नैरो एयरवेज जो है वो पैदा हो जाते हैं। अब ये आस्मा सिस्टिक फाइब्रोसिस में कितना कॉमन है या इसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस में, तो जैसे मैंने इन्फ्लेमेशन वगैरह की बात की है और इन्फेक्शन वगैरह की बात की है, तो आप लोगों को भी पता है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में हम बच्चों को इन्फेक्शन काफी होते रहते हैं, जिनकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती रहती है, और इसी से ये
बलगम वगैरह बनता रहता है। तो एक तो बलगम का बढ़ना जो है ये भी वीजिंग कर सकता है, क्योंकि बलगम का एयरवेज में होना फिर एयरवेज को नैरो कर देता है। तो फिर जब हवा उसमें आ जाएगी तो ये विस्लिंग नोइजी वगैरह होगी, और दूसरा क्योंकि हवा सही तरीके से नहीं आ रही होती है तो फिर सांस भी जो है वो फूल जाता है, और सांस फूलने के साथ साथ बच्चे को भी टाइटनेस वगैरह और चेस्ट की सिम्टम्स होना शुरू हो जाती हैं। तो ये चीजें जो है इन्फेक्शन के हिसाब से, बलगम के हिसाब से, बलगम से इन्फॉर्मेशन जो होती है या इन्फेक्शन से इन्फॉर्मेशन होती है, उसके ये सभी कंपोनेंट जो है ये आस्मा पैदा कर सकते हैं। तो मेनली जो आस्मा जो है इसके अगर स्टडीज देखें वर्ल्ड वाइड, तो ये तकरीबन 2% से लेकर 37% तक लोगों में ये आस्मा पाया जाता है, और मुख्तलिफ कंट्रियों में इसका शरह मुख्तलिफ है। तो पाकिस्तान में इस वक्त तो नहीं है, लेकिन आज से 20 साल पहले एक स्टडी हुई थी, वो मैं अभी रेफरेंस बाद में दूंगा आपको। उसमें था कि तकरीबन 9-10% जो बच्चे हैं उनको आस्मा के दमा की सिम्टम्स हैं। और यहाँ यूके में जो है ये टॉप रेट पे जाते हैं, बच्चों में अप टू 1/3 ऑफ द बच्चे जो हैं उन्हें आस्मा के सिम्टम्स हैं। जरूरी नहीं है कि आस्मा है, बल्कि आस्मा के सिम्टम्स हैं। और जो हमारे यूके एडल्ट्स हैं, तकरीबन 5% ऑफ एडल्ट जो है उन्हें आस्मा, परसिस्टेंट आस्मा, जो कि हो सकता है कि उन्हें शुरू में बचपन में भी हो लेकिन उसके बाद रह रहा है। तो 5 आउट ऑफ 100 जो एडल्ट्स हैं यूके में उन्हें आस्मा की शिकायत है। तो एक ये है कि CF प्रोपोर्शन ऑफ बच्चे जो है उनमें आस्मा जो है वो, ये आस्मा भी हो सकता है जैसे कि आम पॉपुलेशन में हो रहा है, कि जैसे 2 से 37% जो है ये आम पॉपुलेशन भी होता है। जरूरी नहीं है कि इसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस हो। तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले में भी इतना जो है वो शरह पाई जा सकती है, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि उन्हें सिस्टिक फाइब्रोसिस भी है जिससे इन्फेक्शन ज्यादा होता है, बलगम ज्यादा होता है, इन्फ्लेमेशन ज्यादा होती है, तो फिर उनके चांसेस ऑफ आस्मा सिम्टम्स वो दूसरे लोगों से ज्यादा है। इसके साथ साथ ये भी है कि ये हमें पता है कि CF एक म्यूटेशन की वजह से होती है। तो क्या वो जो CF की म्यूटेशन है, क्या उसका अपना जो है असर लंग्स के ऊपर पड़ता है जिसकी वजह से कि इसके चांसेस होने के ज्यादा है? तो ये चीजें जो है ना ये सभी इन्फ्लुएंस करती हैं इसको। तो ये स्टडी थी जो कि पब्लिश 1998 में, जो कि इंटरनेशनल स्टडी थी, जिसमें कोई 12 महीने में रिपोर्ट किया गया था। ये लोगों के ऊपर मुनसर था जो सेंटर्स स्टडी कर रहे थे, तो उसके ऊपर था कि वो सिम्टम्स जो है उसके ऊपर बेस करके आइडिया लगाएं, गेस लगाएं, एस्टिमेट लगाएं कि वहाँ उस कंट्री में बच्चों का जो है आस्मा की सिम्टम्स वो कितनी है। तो ये पाकिस्तान आप देखें तो पाकिस्तान ये है, और इसमें सिर्फ एक सेंटर ने पार्टिसिपेट किया था, और इसका जो था तकरीबन ये है 9% के हिसाब से 8-9% के बच्चे जो उस वक्त थे उन्हें आस्मा के सिम्टम थे। ऑब्वियसली ये स्टडी जो थी ये सेल्फ रिपोर्टेड था, ये लोगों के ऊपर मुनसर था, और जो लोग रिपोर्ट करते हैं या पेशेंट्स या फैमिलीज रिपोर्ट करती हैं वो जरूरी नहीं है कि मेडिकली 100% वही सिम्टम हो और वही चीज हो, लेकिन इसके बावजूद भी प्रेवलेंस पाकिस्तान इतनी ज्यादा नहीं है जितनी के ये यूके में। मिसाल तो यूके दुनिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ आस्मा सिम्टम्स इन चिल्ड्रन रिपोर्ट हुए थे, तो उसके बाद बाकी की दुनिया जो थी, और इंडोनेशिया में ये कम है। ये नीचे जो ऑन द बॉटम लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर वो है, वो इंडोनेशिया और सबसे कम है, और यूके एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। तो ये सिम्टम्स जो है काफी हैं। तो ऑब्वियसली अगर 9% ऑफ बच्चे जो हैं उन्हें वैसे ही आस्मा है पाकिस्तान में, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस के जो बच्चे हैं उनमें भी 9% को जो है आस्मा वैसे ही होगा जैसे कि दूसरों को था। लेकिन क्योंकि CF में जो है इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन और ऐसी चीजें और बलगम ज्यादा बनती है, तो इसके चांसेस फिर होने के ज्यादा है। तो एक स्टडी में ये भी था कि अप टू 37% ऑफ द CF पेशेंट्स उन्हें आस्मा के सिम्टम्स हैं। तो ये काफी हाई प्रोपोर्शन है। तो जहां एडल्ट्स में जो है वो 5% है और बच्चों में ज्यादा है, तो CF में तकरीबन 1/3 देख लें, 1/3 ऑफ द पेशेंट जो है उनको आस्मा के सिम्टम्स होते हैं। और ये हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी देखते हैं कि इन्हें वो प्रॉब्लम होती है, और यही चीज आप देखते होंगे कि ये वेंटोलिन वगैरह इनहेलर के ऊपर है कि प्रोट्रोपियम ब्रोमाइड जो एट्रोवेंट है वो ले रही होती हैं। तो ये चीजें जो है वो चलती रहती हैं। और उसके साथ साथ ये मैं जीन्स की बात की थी कि क्या सिस्टिक फाइब्रोसिस में जो जीन्स होती हैं क्या उसकी वजह से भी जो है आस्मा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये एक स्टडी थी जो कि 4-5 साल पहले जो पब्लिश हुई थी, तो उसमें ये था कि जो कैरियर है जिन्हें CF नहीं है, बल्कि वो एक जीन उनकी है, 2 जीन्स वाले CF वाले होते हैं, एक जीन वाला जो है वो कैरियर होता है, तो वो जो कैरियर है क्या उनमें चांसेस आस्मा के सिम्टम्स के ज्यादा हैं या नहीं है? तो डेफिनेटली उनमें वो आस्मा के सिम्टम्स ज्यादा थे। तो
ये भी प्रपोज किया गया है कि ये CFTR जीन जो है, ये जो प्रोटीन होती है जो सिस्टिक फाइब्रोसिस कमी होती है, ये मसल जो एयरवेज के नालियों के ब्रीदिंग ट्यूब के मसल होते हैं उनमें भी पाई जाती है, और वहां ना पाए जाने की वजह से मसल जो है वो टाइट हो सकता है। तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस CFTR जीन जो है वो डायरेक्टली जो है इंस्टेड ऑफ आस्मा जो है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस में ज्यादा कर सकती है। तो ये कॉमिटेंट के आस्मा भी और सिस्टिक फाइब्रोसिस भी है। तो इसके ये है कि ये बच्चे जो है फिर रिपीटली इन्हें एयरवेज जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है, जो एविडेंस ये होता है कि फिर कैसे इसको कहें कि ये क्या है, क्या ये सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से है या क्या ये आस्मा की वजह से है। तो इसमें ये होता है कि एक तो ये है कि जब ये इन मेडिसिन दी जाती है तो ये वेंटोलिन वगैरह दिया जाता है तो रिवर्सिबिलिटी होती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस मिसाल के तौर पे अगर बलगम की वजह से वीजिंग हो रही हो, जो कि हमारी ट्यूब्स में बलगम जमा है जो कि नैरो कर देती है ट्यूब को, तो वो जितनी देर तक बलगम बाहर नहीं आएगा उनकी वो वीजिंग जो है, वही ब्रीथिंग है वो ठीक नहीं होगी। उनको वेंटोलिन देने से वो ठीक नहीं होंगे क्योंकि बलगम की वजह से जो है वो वीजिंग हो रही है। जो वेंटोलिन है वो मसल रिलैक्स करता है, लेकिन अगर उन बच्चों में उस इन्फेक्शन से जिससे बलगम बन रहा है उससे मसल भी जो है वो टाइट है, तो फिर वहां वो आस्मा के बाद दवाई जो है ब्रोंकोडायलेटर वेंटोलिन वगैरह ऐसी चीज जो है वो काम करेगी। तो आम है कि CF जो है ऑल द ईयर राउंड भी हो सकता है, लेकिन ये सीजनल भी होता है कि खास करके पोलन के मंथ्स में इसका होने के चांसेस ज्यादा हैं, या सितंबर में बच्चों में वायरल इन्फेक्शन वगैरह ज्यादा होते हैं तो उससे ज्यादा हो जाते हैं। और ये डायग्नोसिस सिस्टिक फाइब्रोसिस में आस्मा का जो है वो करने के लिए ये है कि फिर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो जाती है, जिसमें कि हो सकता है कि पेरेंट्स वगैरह को भी आस्मा हो, या जो CF का बच्चा है उसके ब्रदर एंड सिस्टर्स को भी जो है वो भी आस्मा की या जो एक्सिमा की या हे फीवर की या फूड एलर्जी की वो प्रॉब्लम्स हो। तो ये जितने ये एलर्जीज ज्यादा होंगी उस फैमिली में जो मैं मेंशन अभी की हैं, तो फिर उस बच्चे के आस्मा होने के चांसेस सिस्टिक फाइब्रोसिस के अलावा और भी ज्यादा हो सकती हैं। और उसके बाद जो है टेस्ट करने के लिए कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है, यानी मैंने कुछ वो स्पोर्टिव टेस्ट पहले भी जिक्र किया था, तो उसमें भी होता है। तो उसमें ये है कि एलर्जी टेस्टिंग भी हो सकती है, स्किन प्रिक टेस्टिंग होती है कि मिसाल के तौर पर अगर कहता है कि मुझे ये डॉग्स एंड कैट्स और हे फीवर पोलन वगैरह से है, ग्रॉस से है, दमा हो जाता है, तो वो स्किन प्रिक टेस्टिंग की जा सकती है, और अगर वो पॉजिटिव हो तो फिर आस्मा के होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर वो नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि यस इन्हें सिम्टम्स हैं, लेकिन ये डायरेक्टली आस्मा के शायद नहीं होंगे, बल्कि हो सकता है कि CF रिलेटेड हो। और टोटल IgE, लेकिन ये भी देखना है कि ये IgE वगैरह जो है और सिनोफिलिया वगैरह है, ये एस्परजिलस की वजह से भी हमारे CF पेशेंट्स में हो सकता है। तो उसमें ये होता है कि अगर ये IgE रेज्ड है या सिनोफिलिया है और साथ वीजिंग वगैरह हो रही है, तो उसमें जो है ये एस्परजिलस के इन्फेक्शन को जो है वो एक्सक्लूड करना वो जरूरी है। और ये एस्परजिलस के ऊपर हम कॉम्प्लिकेशंस ऑफ चेस्ट इन्फेक्शन का जो है वो सेशन जो है वो कर चुके हैं पिछले लास्ट ईयर। तो ये भी है कि जरूरी नहीं है कि दोनों अलग चीजें हों, लेकिन ये IgE या सिनोफिलिया वगैरह जो है ये चीजें जो है ये सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी हो सकती हैं और आस्मा भी हो सकती हैं। और इसी तरह ये स्पायरोमेट्री वगैरह होती है, तो अगर वीजिंग है और टाइटनेस है तो वो भी जो है वो वेंटोलिन से भी दूर हो जाएगी। लिहाजा ये जस्ट स्पायरोमेट्री करना जरूरी नहीं है कि ये आपको बता दे कि बच्चे को आस्मा है, लेकिन इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। कई दफा होता है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में जब हम स्पायरोमेट्री करते हैं तो स्मॉल एयरवेज जो कि प्रिफरल एयरवेज उनमें ज्यादा जो है वो फ्लैम बना हुआ होता है, तो वो एक डिफरेंट FEF 25 to 75 ऐसे करके बोलते हैं, वो कंपोनेंट जो होता है वो ज्यादा उसमें अफेक्टेड होता है। जबकि इन आस्मा जो है वो उससे बड़े कैलिबर वाले एयर वेसल जो होते हैं वो होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल बड़े वाले नहीं होते, बल्कि उससे छोटे वो दरमियाने किस्म के समझ लिए एयरवेज वो ब्लॉक होते हैं, जिसकी वजह से होते हैं। और सिनोफिलिया जैसे मैंने कहा कि ये सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी हो सकता है, या अगर किसी को वर्म्स वगैरह हैं तो उनसे भी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएट करें। फिनो भी एक केमिकल एक फिनो जो होते हैं फ्रैक्शन ऑफ एक्सहेल नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी इस्तेमाल हो सकती है, जो कि अगर सिनोफिलिया रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो एयरवेज में तो ये लेवल जो है हाई होता है। और जब बच्चों को ट्रीटमेंट दी जाती है, इनहेल्ड स्टेरॉइड्स वगैरह दिए जाते हैं, तो ये लेवल कम हो जाता है, जो कि बताता है कि कंट्रोल हो रहा है या बच्चा दवाई ले रहा है। तो ये भी जो है यूजफुल टेस्ट है, लेकिन ये कई दफा होता है ये CF में भी जो है वो हाई हो सकते हैं।
तो उसके अलावा ये चैलेंज टेस्ट होते हैं, जैसे हिस्टामिन चैलेंज किया, जो कि बच्चों में हम बहुत कम करते हैं लेकिन रिसर्च के तौर पे किए जा सकते हैं कि पता चल जाए कि क्या इन्हें एलर्जी वगैरह के हिसाब से वैसी चीजें हैं जिससे कि हिस्टामिन रिलीज होती है, जिसकी वजह से इन्हें दमा के आसार होते हैं, सिम्टम्स आते हैं, तो वो भी किया जा सकते हैं। चेस्ट इन्फेक्शन या चेस्ट एक्सरे करना ये जरूरी नहीं है कि बताए कि ये आस्मा है या सीएफ है, क्योंकि सीएफ में भी वही चेंजेस आ सकती हैं जो कि आस्मा में आती हैं, और ये है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में उनकी वो ब्रोंकिएक्टिस और म्यूकस प्लगिंग वगैरह और इन्फेक्शन के आसार भी ज्यादा हो सकते हैं आम सिंपल स्टेट फॉर आस्मा के। तो इट कैन बी यूजफुल लेकिन ये डायग्नोस्टिक नहीं होगा। और एलर्जी टेस्टिंग जैसे मैंने स्किन टेस्टिंग वगैरह के हिसाब से कहा वो, और आईजीई ये एस्परजिलस में भी हाई हो सकती है और दमा में भी हो सकती है, तो इसलिए ये डिफरेंशिएट नहीं करती है। लेकिन अगर आईजी वेरी हाई है तो आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस में ये देखना पड़ेगा कि एस्परजिलस का इन्फेक्शन वगैरह वो तो नहीं है। अब चलते हैं कि इसको ट्रीट हमने कैसे करना है। तो असल में जब भी बात होती है या हमारे ग्रुप में होती है किसी किस्म की सिम्टम्स की, तो हम सबसे पहले कहते हैं कि तशखीस इसकी होना चाहिए कि अंडरलाइंग वजह क्या है जिसकी वजह से के सिम्टम्स हो रही हैं, और फिर उसको जो है हम ट्रीट करेंगे। तो दमे का भी यही है कि अगर आस्मा वगैरह के सिम्टम्स हैं तो एक तो यह है कि जिन वजूहात से ये सिम्टम्स आ रहे हैं जो से ट्रिगर है, जैसे कि मैं इमोशंस भी कहा है कि डिप्रेशन वगैरह के हिसाब से, एंग्जाइटी वगैरह के हिसाब से भी हो जाता है। कई दफ़ा लोग लॉफ करते हैं तो उनकी वजह से भी कई दफ़ा हो जाता है। यहाँ स्मोकिंग वगैरह होती है कि और स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग है या कोल बर्निंग, जैसे कि पाकिस्तान में चूल्हा वगैरह जला रहे होते हैं तो उसके स्मोक से भी हो जाता है। और उसके बाद इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन, उससे भी ऐसे होता है। तो ये चीज़ें कहीं अवॉइड की जा सकती हैं कि इमोशन के हिसाब से भी एक बंदा खुश रहे तो वो चीज़ें अवॉइड हो सकती हैं, स्मोकिंग ना करें या स्मोकिंग इन्वायरमेंट में ना हो। और इन्फेक्शन जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में हमारी कोशिश होती है कि फिजियो वगैरह करें, चेस्ट को क्लियर रखें, बलगम जमा ना हो, और उसके साथ साथ एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्टिकली भी देते हैं या एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन जिथ्रोमाइसिन देते हैं, जिससे कि ये चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल रहें। तो ऐसी चीज़ें के अवॉइड कर सकते हैं हम अगर पता हो कि किस वजह से हो रहा है। उसके बाद ये होता है कि कई चीज़ें हम जब करते हैं तो उससे सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे कई होता है कि एक्सरसाइज इंड्यूस सिम्टम्स होते हैं कि जब बच्चा भागता है दौड़ता है तो उससे खांसी शुरू हो जाती है, उनकी चेस्ट टाइट होती है, वीजिंग शुरू हो जाती है। तो ये फिर होता है कि जब भी बच्चे को अगर एक्सरसाइज इंड्यूस सिम्टम्स हैं तो उससे पहले जो साल्ब्यूटामोल इनहेलर, वेंटोलिन इनहेलर जो है वो एक्सरसाइज से पहले ले सकते हैं, 5-10 मिनट पहले लें, तो उसके बाद जो है उनके सिम्टम्स जो है कम हो सकते हैं। इसी तरह सिस्टिक फाइब्रोसिस में जैसे हम अमूमन करते हैं नेबुलाइजर्स जो होते हैं, हाइपरटोनिक सेलाइन होता है या नेबुलाइज्ड एंटीबायोटिक्स होती हैं, डीएनएज, पोल्मोजाइम होता है, ये सभी भी जो है ये चेस्ट ड्राइनेस कर सकते हैं क्योंकि ये एयरवेज हाइपर सेंसिटिव होते हैं और इससे इनके केमिकल्स की वजह से एयरवेज जो है वो तंग हो जाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी हाइपरटोनिक सेलाइन देना हो या पोल्मोजाइम देना हो या नेबुलाइज्ड एंटीबायोटिक्स देनी हो तो उससे पहले साल्ब्यूटामोल इनहेलर, वेंटोलिन, नेबुलाइजर या इनहेलर वो ले लिया करें, ताकि उससे जो इनके सिम्टम्स होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं, वो होने के इम्कान फिर कम हो जाएंगे। इसी तरह प्रिवेंटिव मेडिकेशन होती है कि ठीक है जब सिम्टम्स हैं, एक तो ये है कि हम जो उनके ट्रिगर हैं वो अवॉइड कर लेते हैं, दूसरा ये है कि अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनकी वजह से होना है तो दवाई पहले ले ली ताकि सिम्टम्स ही ना हो। और उसके साथ एक प्रिवेंटिव ये होती है लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन के हिसाब से, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में कई नेबुलाइज्ड एंटीबायोटिक्स हम लॉन्ग टर्म लेते हैं, ओरल एजिथ्रोमाइसिन लॉन्ग टर्म लेते हैं, फिजियो लॉन्ग टर्म करते हैं। तो इसी तरह दमा की भी जो है मेडिसिन वो भी लॉन्ग टर्म होती हैं, वो भी ली जा सकती हैं, जिससे कि इन्फ्लेमेशन जो है वो कंट्रोल में रहती है और फिर एयरवे जो है वो नैरो नहीं होती हैं। और इसके अलावा ये है कि जब इसके अलावा किसी वक्त जो है वीजिंग के आसार हो, दमा के आसार आ जाएं, तो रेस्क्यू मेडिकेशन जो कि मुंह में वेंटोलिन है वो आप किसी वक्त भी वो ले सकते हैं और ये काफ़ी जो है मुफीद साबित होता है। तो ये बेसिक जो है प्रिंसिपल ऑफ द ट्रीटमेंट है। अब मैं इस ट्रीटमेंट को थोड़ा सा डिटेल में जाऊँगा, लेकिन इतनी डिटेल भी मैं नहीं जाऊँगा कि टोटल मैं मेडिकलाइज कर दूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मैं मेंशन करना चाहता हूँ और कुछ हमारे ग्रुप में मेडिकल वाले लोग भी हैं जो कि शायद ये जाना चाहे, तो उनके लिए थोड़ा सा स्टार्टर पॉइंट होगा। तो एपिटाइजर समझ लें कि इनको कि आगे जाकर वो दे सकते हैं। तो एक हमारी जो होती है आस्मा की, यह है कि एक स्टेप 1 जो है तो जब मिनिमल सिम्टम्स हो तो स्टेप 1 होती है, और फिर स्टेप 2, स्टेप 3 जो जो सिम्टम्स ज्यादा होते जाते हैं, उनकी सिवियरिटी ज्यादा हो जाती है, उनके लाइफस्टाइल जो है अफेक्ट ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं, तो वो सिम्टम जो है वो ज्यादा होते जाते हैं, तो वो हायर स्टेप पे होता है। उनका दमा जो है वो पहले जो स्टेप 1 वाला है वो मिनिमम है, और स्टेप 5 जो मैक्सिमम होते हैं या मैक्सिमम मेडिसिन देने की जरूरत पड़ती है। तो ये
बच्चे के हर एक बच्चे के अपना जो है वो जो होगा लेवल होगा कि वो कौन सा स्टेप के ऊपर है और उन्हें कौन सी मेडिसिन देनी है। तो ये स्टेप वाइज जो है वो इंक्रीमेंट भी की जा सकती है, और अगर बच्चा मेडिसिन देने से बेहतर हो रहा है तो उसको फिर उसकी मेडिसिन कम भी की जाती है। ये दोनों तरफ से काम करता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन, ये दोनों चीजें आएंगी। और ये जो ग्राफ नहीं बल्कि पिक्चर देख रहे हैं आस्मा मेडिकेशन की ड्रग से, ये बहुत सारी मेडिसिन हैं इंटरनेशनली जो है डिफरेंट किस्म की हैं, डिफरेंट कलर में आएंगे, डिफरेंट हेलर्स में आएंगे। तो ये सभी चीजें जो है, तो वो मैं इंडिविजुअली में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं मेडिकल प्रेजेंटेशन नहीं बनाना चाहता इसको ज्यादा। लेकिन ये है कि ये मेडिसिन मैंने साथ लिखी है, ये एंटीहिस्टामिन्स है। एंटीहिस्टामिन्स जो एलर्जिक रिएक्शन जो है उसको जो है सुप्रेस करती है। तो मिसाल के तौर पर अगर किसी को हे फीवर की प्रॉब्लम होती है, और हे फीवर ये होता है कि जब पोलन वगैरह होता है, तो पोलन जो है ये मेनली नोज का, ये नाक का जो म्यूकोसा होता है, अंडरलाइंग लाइनिंग होती है इसकी, उसके ऊपर इफेक्ट करता है या आईज के ऊपर करता है। तो आईज जो है वो इची हो जाती हैं, रनी आईज होती हैं, वोटरी आईज हो जाती हैं, रेड आईज हो जाती हैं, और साथ साथ जो है वो जो नोज होती है वो भी इची होती है, स्नीजिंग शुरू हो जाती है, वोटरी हो जाती है, और बच्चे जो है रब करते रहते हैं आई को। तो इस सूरत में जो एंटीहिस्टामिन जिसमें कि जो है पिरिटोन है, जो कि जिससे सेडेशन भी हो जाती है, वो कॉमनली लोग आम ओवर द काउंटर लेकर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लोरेटिडीन, डेसलोरेटिडीन, सेट्रिजीन वगैरह, ये और दूसरी कई किस्म के हो सकता है, मुख्तलिफ ममालिक में डिफरेंट नाम भी इनके हों, तो वो एंटीहिस्टामिन जो है अगर ऐसे सिम्टम है तो वो दिए जा सकते हैं। क्योंकि अगर किसी को हे फीवर का सिम्टम है जिससे कि नाक में उन्हें खारिश हो रही है, तो ये हमारा जो एयरवेज है वो नाक से लेकर लंग्स के नीचे तक एक ही किस्म का है, वो रिस्पॉन्ड उसी तरह करेगा जैसे नोज का है। तो जिन बच्चों को हे फीवर के चांसेस हैं उनको आस्मा के चांसेस भी फिर ज्यादा हैं। तो अगर हे फीवर को ऊपर से कंट्रोल किया जाए तो फिर नीचे से जो है वो बाकी के लंग्स जो है वो भी कंट्रोल हो सकते हैं। तो एक तो ये एंटीहिस्टामिन, लेकिन कई दफा जो है वो इनहेल्ड स्टीरॉइड्स जिससे भी इन्फ्लेमेशन जो सप्रेस होती है, वो भी नेजल जो है वो होती है, जैसे बेकोनेज वगैरह के हिसाब से होता है, वो दूसरे कहीं होते हैं, मोमेटाजोन है, वो चीजें जो है वो स्टीरॉइड नेजल ड्रॉप्स जो है या स्प्रेज जो है वो भी होती हैं जिससे कि नेजल सिम्टम्स वगैरह होते हैं। और आइज के लिए भी क्रोमोग्लाइकेट वगैरह आते हैं, आई ड्रॉप्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और इसके साथ साथ ये कि जब आपको पता है कि अगर हे फीवर के सिम्टम्स हो रहे हैं तो जो ग्लासेस एनिक पहन के कई दफा जा सकती हैं, या आप कोई चेहरे के आगे जो है ये मास्क वगैरह, जैसे आजकल तो मास्क काफी चल रहे हैं, वो आप पहन के तो वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं, जैसे कि मॉन्टेल्यूकास्ट है, ये पाकिस्तान में भी मिल जाती है, 6 महीने की उम्र से ज्यादा के बच्चों को दी जा सकती है। तो इससे भी जो है वो आस्मा और नेजल और ऐसे राइनोरिया जो कि नेजल ड्रिपिंग वगैरह होती है, ये भी कंट्रोल हो सकती है। कॉमनली जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेडिसिन कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो इनहेल्ड स्टेरॉइड्स हैं, जिसमें पाकिस्तान वो प्लेनिल जो है वो काफी मशहूर है। उसके अलावा ये फ्लिक्सोटाइड वगैरह होते हैं, फ्लूटिकोजोन होता है, सेरिटाइड में वो एक चीज होती है, तो वो डिफरेंट किस्म के जो है ना, बिड्रेजोनाइड होता है, ये डिफरेंट स्टेरॉइड्स इनहेलेशंस हैं जो कि इनहेलर के तौर पर भी आते हैं और नेबुलाइजर के तौर पर भी आते हैं, तो वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और इनहेल्ड स्टेरॉइड के साथ वो ओरल स्टेरॉइड्स, जब ज्यादा बच्चे को दमा वगैरह की तकलीफ होती है तो डेल्टा कोट्रिल पाकिस्तान में काफी मिल जाता है, यहाँ पर निजोलोन के हिसाब नाम से आता है, दूसरे ममालिक में हो सकता है कि नाम स्लाइटली डिफरेंट हो, तो वो ओरल स्टेरॉइड। लेकिन ओरल स्टेरॉइड जो होती है ना, ये सीवियर आस्मा जो कि हो रहा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए होते हैं। उनकी मेडिसिन दवा जो होती है, डोज होती है, बहुत हाई होती है, और कोशिश ये होती है कि ये इनहेल्ड स्टेरॉइड्स वगैरह दे के सिम्टम्स को कंट्रोल किया जाए, ताकि बच्चों को जो है ओरल स्टेरॉइड लेने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स भी ज्यादा हो जाते हैं। उसके अलावा शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट में लिखा हुआ, तो ये जो है ये वेंटोलिन वगैरह जो है ना, ये बीटा 2 एगोनिस्ट हैं। तो इससे मसल जो है और स्मूथ मसल जो होते हैं, जो कि सांस लेने वाली नालियां होते हैं उनके इर्द गिर्द होते हैं, उन्हें रिलैक्स कर देते हैं। इसी तरह लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट होता है जो कि साल्मीट्रोल, फोमीट्रोल वगैरह होते हैं, ये होते हैं। और इनकी एक प्रेपरेशन जैसे सेरिटाइड है, सेरिटाइड में फ्लूटिकोजोन भी है और साल्मीट्रोल भी है, तो मिक्सचर वाले इनहेलर भी आते हैं। तो एक तो है कि शॉर्ट एक्टिंग ये बीटा 2 एगोनिस्ट, एक लॉन्ग एक्टिंग का ये होता है कि फिर तकरीबन 12 घंटे तक ये जो है वो लास्ट करती हैं, और सुबह और शाम 2 दफा दिन में ले तो वो एयरवेज कंट्रोल हो सकते हैं। बाकी शॉर्ट एक्टिंग हाइपरट्रोपियम है, जैसे कि पाकिस्तान में एट्रोवेंट के नाम से आता है, तो वो भी ब्रिकनिल वगैरह होता है। तो ये जो है, सॉरी एट्रोवेंट जो है ये से प्रोट्रोपियम जो है इस रिसेप्टर के हिसाब से वो उनके ऊपर काम करके
ये नर्व्स कंट्रोल जो है उसको भी बेहतर कर सकते हैं। और इसी तरह आजकल जो है वो जैसे ये लॉन्ग एक्टिन बीटा 2 एगनिस्ट है, इसी तरह लॉन्ग एक्टिन मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स है जो कि पाकिस्तान भी मिल जाता है और यहाँ भी मिल जाती हैं, और ये जो है सीवियर आस्मा के लिए ये रिजर्व किए जा सकते हैं। उसके बाद मैंने लास्ट जो है ये बायोलॉजिक्स लिखा हुआ है जिसमें कि बताया जैसे कि IgE जो है वो रेज्ड हो जाती है एलर्जी की वजह से, तो उसको स्प्रेस करने के लिए जो है ओमालिजुमैब जो है वो हो जाता है। और उसके साथ साथ दूसरी जो है वो भी मेडिसिन जो है अब आ रही है जो कि 6 साल के उम्र से ज्यादा बच्चों में दी जाती है, इससे कम उम्र में ये नहीं दी जाती, और ये सीवियर जो आस्मा के केसेस होते हैं उनमें इस्तेमाल की जाती है। और मैंने मेंशन इसीलिए की है कि अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है, सीवियर आस्मा है, या जो डॉक्टर्स हैं जो इस वक्त इसको सुन रहे हैं इस प्रेजेंटेशन को, तो उनके जहन में भी आ जाएगा कि और मेडिसिन भी इस्तेमाल हो सकती हैं। उसके अलावा जिन लोगों को एलर्जी वाला होती है तो उस एलर्जी के लिए जो है वो सब लिंगुअल इम्यूनोथेरेपी जैसे स्लिट के नाम से भी कहा जाता है, वो भी होता है कि ये बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर के ज्यादा मिकदार में फिर ज्यादा देर के लिए देती रहे, तो वो डिसेंसिटाइज होता है बच्चा, वो हो जाता है। जो सेंसिटाइज होते हैं उनको प्रॉब्लम होता है, ये डिसेंसिटाइज देना होता है। लेकिन इसमें जैसे होम्योपैथिक वाली कहते हैं ना कि मेडिसिन में थोड़े से दानों के बराबर ये इसमें मेडिसिन है, ये तकरीबन उसी प्रिंसिपल के ऊपर जो है ये भी काम करती है। तो ये भी जो है ये काफी देर लंबे अरसे के लिए लेना पड़ती है लेकिन अवेलेबल है। उसके साथ आपको हैरानगी होगी कि अजिथ्रोमाइसिन जो है ये भी जो है हम मॉडरेट टू सीवियर आस्मा उसमें जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और जिन बच्चों को आस्मा है उनको सिस्टिक फाइब्रोसिस नहीं भी है तो फिर ये मेडिसिन जो है ये हालांकि आम एंटीबायोटिक है लेकिन इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है वो भी आसार हैं, और इसके साथ साथ इम्यून मॉड्यूलेटिंग भी प्रॉपर्टीज इसकी हैं। तो अजिथ्रोमाइसिन जो है ये सिस्टिक फाइब्रोसिस में हम दूसरी तरीके के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें जो है दमा में भी इस्तेमाल होती है। और उसके अलावा मैंने वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कहा है कि इन्फेक्शन वगैरह के हिसाब से, ये केमिकल्स वगैरह के हिसाब से, एवेज जब इन्फ्लेमेशन होती है तो उनमें काफी होती है, तो ये काफी साइटोकाइन जो मैंने पहले आपको एक बताया था ना ये मैप जिसमें कि ये बहुत सारे नक्शे वगैरह हैं और IL-3, 4 और जो चीजें हैं ये डिफरेंट केमिकल्स हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं एयरवेज में, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन ज्यादा होती है, म्यूकस भी प्रोडक्शन ज्यादा होती है, और जो मसल्स हैं वो टाइट हो जाती हैं जिसकी वजह से ब्रीदिंग जो है वो मुश्किल हो जाती है। तो ये जो है इनमें से मैं एक दो जो अभी मैंने आपको जिक्र भी किया आपको कि ओमालिजुमैब है जो कि एंटी IgE के हिसाब से होता है, और ये जो है ये इस वक्त ये IL-4 जो है ये IgE जो प्रोड्यूस करता है तो ये करता है। और जब ये चीज ब्लॉक होती है तो ये बाकी के जो मसल स्टिमुलेशन वगैरह होती है, रिलीज ऑफ हिस्टामिन वगैरह होती है, तो उन चीजों को कंट्रोल करके आस्मा के सिम्टम्स कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए भी बच्चे अमूमन ओवर 6 ईयर्स ऑफ एज होते हैं, उनको सीवियर किस्म का आस्मा होता है और मॉनिटर करना पड़ता होता है, ये इंजेक्शन देना पड़ते हैं। ये मेपोलिजुमैब है जो कि IL इंटरल्यूकाइन नंबर 5 के ऊपर ये काम करती है। और इन एडल्ट पेशेंट जो है ये कपल ऑफ अदर मेडिसिन जो मैंने यहाँ येलो में लिखी है ये एडल्ट्स के लिए रिजर्व्ड है, और ये जो ग्रीन में है ये बच्चों के लिए जो है वो इस्तेमाल होती हैं। तो ये केमिकल जो है इनका जानना भी जरूरी है कि इनका अंडरलाइन मैकेनिज्म कैसे है, फिर उसको स्प्रेस किया जाता है। लेकिन ये सभी चीजें जो है अंडर कंट्रोल होती करना पड़ती है, स्पेशल लिस्ट जो होते हैं वो करते हैं, ये आम लोगों को करना भी नहीं चाहिए क्योंकि उनकी मॉनिटरिंग भी करने की जरूरत होती है। तो ये ओमालिजुमैब जो एंटी IgE के हिसाब से मैंने कहा है, तो ये जो है ओवर 6 ईयर्स ऑफ एज जो है वो बच्चों को होती है। उसकी डोज वगैरह लिखी है, अगर किसी मेडिकल कॉलीग ने चेक करनी है तो वो कर सकती हैं, और वेट के हिसाब से ये दी जा सकती है। और ये मेनली जो है जिनको सीवियर आस्मा होता है उनको दी जाती है। उसके साथ जो मेप्रोलिजुमैब है ये USA में ओवर 12 ईयर्स और यूरोप में और UK में ओवर 6 ईयर्स ऑफ एज जो है ये पाई जाती है। और इसके लिए भी जो है बेसलाइन ब्लड टेस्ट वगैरह करना पड़ते हैं कि देखें क्या है प्रीवियस उनके आस्मा की सिवियरिटी वगैरह कितनी है। और ये जो है ये IL-5 जो है इसको ब्लॉक करती है जिसकी वजह से बाकी की चीजें जो है वो कंट्रोल आ जाती हैं। तो ये भी सबक्यूटेनियस ये भी इंजेक्शंस के तौर पे दी जाती हैं, और डोजेज जो है वो वेरी करती हैं जैसे बच्चे के 6 साल से 12 साल और 12 साल से ऊपर की उम्र के हिसाब से। तो ये जो है न्यू मेडिसिन जो है सारी इतनी न्यू भी नहीं है, काफी सालों से है, लेकिन जो है ये इस्तेमाल की जा रही है जो कि इस वक्त शायद पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं होती है।
उसके बाद ये होता है कि जब भी किसी को आस्मा हो, जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसको रेगुलरली रिव्यू करना चाहिए। और सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट हमारे तो यहाँ हर 2-3 महीने के बाद रेगुलर रिव्यू होते हैं, लंग फंक्शन वगैरह हो जाते हैं, उनकी हिस्ट्री ली जाती है, सिम्टम्स पूछे जाते हैं, और उसके साथ मेडिकेशन जो ले रहे होते हैं वो रिव्यू की जाती हैं, अप एंड डाउन जो एडजस्टमेंट करना पड़ती है वो करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है करना पड़ता है, कि ये नहीं है कि एक दफ़ा स्टार्ट कर लिए तो पूरी ज़िंदगी आप वही उसी मेडिसिन के ऊपर रहेंगे, उन्हीं डोजेज पे ऊपर रहेंगे। लेकिन ये चीज़ें एडजस्ट करना पड़ती हैं। और खास करके दमा का ये है कि जब बच्चा तकरीबन 3-4 महीने उनकी स्टेबिलिटी आ जाती है तो दमा की मेडिसिन जो है कम भी की जाती है, और उसके बाद देखा जाता है क्या इनके सिम्टम्स ज़्यादा नहीं बढ़ रहे। तो ये रिव्यू जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब भी CF के बच्चे भी क्लिनिक्स में आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं हमेशा कि छाती आपकी कैसी है, खांसी है, बलगम है, वीजिंग वगैरह है। तो ये सभी सिम्टम्स हर बाहर जब आते हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं कि इनको ये प्रॉब्लम है या नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इनको रेगुलरली रिव्यू भी किया जाए। तो ये मेनली मैं कवर करना चाहता था इस प्रेजेंटेशन में। अभी अगर किसी ने कोई सवाल किए हैं कोई चैट बॉक्स वगैरह में तो वो डॉक्टर ज़ुबिया मुझे बता देंगी, अगर नहीं है तो अभी पूछ सकते हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह आप सभी फारिग हो जाएंगे। डॉक्टर ज़ुबिया वो चीज़। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर मेरा नाम डॉक्टर उम्मे सहद है सर। इट वाज वेरी वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। लेकिन मेरा इसमें क्वेश्चन है कि जिसमें इस आपने जो ये मेंशन किया है कि ओरल ड्रॉप्स और ये डिसेंसिटाइजेशन, तो डू यू रिकमेंड, जैसे यहाँ हमारे पास एक इंस्टीट्यूट है एलर्जी का इस्लामाबाद में, और वो लोग इसी तरह टेस्ट करते हैं, फिर वो लोग एलर्जन पिक करते हैं और वो फिर सबकुटेनियस इंजेक्शन का कोर्स स्टार्ट कराते हैं। तो डू यू रिकमेंड कि हमें बच्चों को, जो एस्थमेटिक बच्चे हैं, हमें उनको उधर भिजवा के ये सारा टेस्ट करा के डिसेंसिटाइजेशन करवानी चाहिए? तो ये हमारे जो है ना इम्यूनोलॉजिस्ट जो हैं वो अमूमन करते हैं। तो इम्यूनोलॉजी अगर उनके बैकग्राउंड है, उन्हें उनके डेंजर का पता है कि ऐसी चीजें करने से क्या कुछ हो सकते हैं, और ये पता है कि कौन से केमिकल, कौन से चीजों से, कौन से पोलन से, कौन से ग्रास वगैरह से हो सकता है। तो वो ये जो है ना ये वेरी इंडिविजुअली प्रिपेयर प्रेपरेशंस होती हैं जो कि सब लिंगुअल थेरेपी के हिसाब से करते हैं। तो इट इज पॉसिबल एंड इट कैन बी डन एंड ट्राइड, लेकिन ये है कि इट विल बी ओवर ए लॉन्ग पीरियड। एक ये होता है कि हमारे पाकिस्तान में, आई एम सॉरी मैं नेगेटिव में नहीं बात करना चाहता, बल्कि एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जी एक टीका लग जाए, एक गोली मिल जाए और हमारी पूरी की पूरी बीमारी उसी वक्त फौरी तौर पे खत्म हो जाए। तो ये जो है ये महीनों के हिसाब से चलती है, ये मेडिकेशन के हिसाब से, डिसेंसिटाइज करने के हिसाब से। तो वो जो है एक तो कंप्लायंस, एडहियरेंस टू ट्रीटमेंट वगैरह जो बहुत मुश्किल होगी पाकिस्तान में, लेकिन अगर पॉसिबल है तो की जा सकती है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई सवाल किसी का प्लीज? तो डॉक्टर जुबिया आप यहीं पे हैं या के म्यूट पे हैं आप? किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज? शायद डॉक्टर जुबिया को आवाज नहीं जा रही है क्योंकि वो हॉस्पिटल सराउंडिंग में है, तो हो सकता है कि उन्होंने अपने बंद की हुई हो। हाँ जी, नहीं मैंने अनम्यूट किया है अभी, लेकिन ये है कि अभी कोई किसी ने कोई क्वेश्चन भेजा नहीं है। ठीक, चलें फिर हम खत्म करते हैं, इख्तिताम करते हैं, और सभी के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला साहब को खैर और आफियत से रखे। तो ये जो है फिर इसी सिंगल जो है सेशन जो है यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड कर देंगे। अगर किसी के वहाँ भी कमेंट्स हुए तो प्लीज़ गो विजिट, उससे देखें। उसके बाद अगर कोई कमेंट है तो वो भी करें, लाइक भी करें, और होपफुली आप डिसलाइक नहीं करेंगे। लेकिन अगर नहीं पसंद आए तो ज़रूर कर भी सकते हैं, वो हमारी तरफ से कुछ नहीं भी होगा। तो हैव ए लवली टाइम, स्टे सेफ एंड वेल। अल्लाह ताला साहब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू।